नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं लक्स क्लासेस बालोतरा। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने आपकी लास्ट क्लास के अंदर कहाँ बातचीत की थी भाई? ओके, हमने आपकी लास्ट क्लास के अंदर परिवहन के बारे में बातचीत की थी और आज अपन बातचीत करेंगे आपके सड़क मार्ग के अंदर। परिवहन के आपके चार प्रमुख जो घटक होते हैं या चार जो साधन होते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग, उसमें अपन सड़क मार्ग की बातचीत करने वाले थे और सड़क मार्ग पर अपन ने एंडिंग किया था और आज मैं आपको सड़क मार्ग के आगे अध्ययन करवाऊंगा। तो आप सभी अपनी पुस्तक को ओपन कर लेवे और ध्यान पूर्वक आनंद लेते हुए इसको सुने। देखो, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहाँ पे ऊंचे जो पर्वत वाले क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो वनस्पति है या फिर जो आपके पक्की एवं कच्ची सड़क होती है। देखो, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे इसके दो प्रकार है। अगर अपन सड़क के अंदर बात करें तो ये आपके दो प्रकार की होती है। और दो प्रकार के अंदर कौन कौन से दो प्रकार होंगे? देखो, एक तो होगा आपका कौन सा, एक तो होगा पक्की सड़क, ठीक है, एक होगा पक्की सड़क और दूसरा होगा कच्ची सड़क। देखो, अब ये आपके रिलेटेड करेगी कहाँ से? बस्ती के साथ में रिलेटेड करेगी। बस्ती के साथ में कैसे रिलेटेड हुई कि भाई अगर कच्ची बस्ती है या फिर अस्थायी बस्ती है तो वहां पे आपकी जिस सड़क का निर्माण होगा वहां हो जाएगा कच्ची सड़क का निर्माण, ठीक है। और जहाँ पे पक्की सड़क है, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ पे स्थायी बस्ती है उस जगह जिस सड़क का निर्माण होगा उस सड़क को कहा जाएगा आपकी पक्की सड़क, ठीक है ना। पक्की सड़क कहा जाएगा। आगे देखें, मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। जो मैदान होते हैं वहाँ मैदानों पे जो सड़क बनी होती है उस सड़क का एक तरीके से जाल बना हुआ होता है, ठीक है। और वो जाल बन करके एक इस तरीके का जाल बना देता है ताकि सड़कों का जो निर्माण है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई होती है। हिमालय पर्वत क्षेत्र, मनाली लेह राज मनाली लेह राजमार्ग, ठीक है, भैंस की टांग, लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक हैं। देखो, हिमालय पर्वत मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे राजमार्ग में से एक है। देखो, हिमालय पर्वत पर मनाली लेह मार्ग जो है वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग के अंतर्गत आता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, उसके अंदर आता है। और नेक्स्ट अगर अपन देखें तो भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग अर्थात सबवे कहा जाता है। अब कुछ सड़क ऐसी होती है जो भूमिगत सड़क होती है। भूमिगत सड़क का मतलब क्या हुआ? जमीन के अंदर जो सड़क बनी होती है उसको कहा जाता है सबवे कहते हैं, जैसे फ्लाईओवर। अब देखो, इनमें से कुछ चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मनाली ले राजमार्ग, और ठीक है, ये तो कुछ नहीं, भूमिगत मार्ग सबवे, तो मैं ये गूगल पे आपको बता देता हूँ। हम्म ये इस तरीके से अंडरग्राउंड जो बने हुए होते हैं, ये जो जमीन के अंदर इस तरीके का जो मार्ग बना हुआ होता है उसको बोलते हैं सबवे, ठीक है। और दूसरी चीज आपको बतानी थी फ्लाईओवर।
देखो फ्लाई ओवर क्या होता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो ये इस तरीके से बने होते हैं फ्लाईओवर। कहने का मतलब ये ऐसे जो बने हुए होते हैं ना फ्लाईओवर, पुलिया टाइप बनते हैं, जैसे अभी जहाँ पे भी आपने देखा होगा इस तरीके की जो बनी हुई चीज़ें होती है, इसको बोला जाता है आपका फ्लाईओवर। ठीक है ना। ओके। हाँ नेक्स्ट। तो ये चीज़ें आपने देखी। तो हिमालय पर्वत पर स्थित जो सबसे ऊंचा अगर बात करें सड़क मार्ग की तो वो आपका कौन सा है? ले मनाली आपका सड़क मार्ग है। ठीक है ना। ले मनाली सड़क मार्ग है जो आपका सबसे ऊंचा सड़क मार्ग माना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूं आपके सबसे ऊंचे मार्ग की तो ये हो गया। और भूमिगत सड़क मार्ग की बात करेंगे तो आपका जिसको सबवे की संख्या दी जाती है और कैसा होता है मैंने आपको बता दिया, फ्लाईओवर मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद में इधर कॉर्नर में कुछ दिया हुआ है, इसको भी देख लो। भारत में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है ना। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। अब देखो भारत के अंदर एक एक्सप्रेस वे बन रहा है। ठीक है ना। भारत के अंदर एक वे बन रहा है जिसका नाम है एक्सप्रेस वे। ठीक है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है एक्सप्रेस वे। ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेस वे है, इस एक्सप्रेस वे के अंदर जो सिटी इसके कनेक्ट की जा रही है, उस सिटी का क्या नाम है? उस सिटी का नाम है स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग नाम दिया हुआ है, जिसके अंदर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आपस में जोड़ी जा रही है। यानी इस तरीके से एक रोड निकाली जा रही है जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। इसके अंदर एक तो जोड़ा जा रहा है दिल्ली, दिल्ली के बाद में मुंबई, मुंबई के बाद में चेन्नई, चेन्नई के बाद में कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई और आपका चेन्नई और कोलकाता। ठीक है। और ये आपकी सड़क है। ये कैसी सड़क है? ये जो सड़क है ये आपकी पक्की सड़क है। पक्की सड़क। ये आपकी कच्ची सड़क। ये कहाँ होगी? ये होगी आपके ज़्यादातर शहरों में, और ये कहाँ होगी? आपके ज़्यादातर गांवों में। दोनों की स्थिति पता चल गई ना। ठीक है। अब आगे बात करते हैं रेल मार्ग की। देखो आप में से कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो रेल के अंदर कहीं ना कहीं उसने सफ़र किया होगा। बताओ कहाँ कहाँ सफ़र किया आपने? रेल याद आ गई आपको? रेल कहाँ चलती है? पटरियों पे चलती है। देखो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का काम आसान हो जाता है। वाष्प के इंजन की खोज एक औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवर्तन में तीव्र विकास की सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। देखो अगर भारत की बात करें तो एशिया में सबसे अधिक ट्रेनों की जो संख्या है वो भारत में ही स्थित है। उसके बाद में देखो जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा समुद्र तल 5772 मीटर की ऊंचाई पर है। तो भाई देखो एक रेल गाड़ी चलती है जो कहाँ से चलती है? जाइनिंग से लहासा, ये सिटी का नाम है। जाइनिंग से लहासा के बीच में रेलगाड़ी चलती है जो आपके समुद्र तल से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। देखो एक रेल मार्ग है जैसे आपके बालोतरा से लूनी, लूनी से बालोतरा, बालोतरा से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा। ठीक है। बालोतरा से जैसलमेर। ये जो रेल मार्ग बने हुए हैं, इसी प्रकार एक रेल मार्ग है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है ना। क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है। ये जो रेल मार्ग है ये विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। कैसा है? विश्व का सबसे लंबा, विश्व का
सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन, जहां से आपकी कुर्जा आती है वहीं से, ठीक है ना। ट्रांस साइबेरियन करके एक रेल मार्ग है जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू होता है? तो देखो, ये आपके सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट स्थित व्लादिवोस्टक तक जाता है। देखो, मैं पेन चेंज करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। ये यहाँ से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो, यहाँ से ये रेल चढ़ी द्रांग द्रिंग द्रांग द्रिंग द्रांग द्रिंग द्रांग द्रिंग यहाँ तक। और यहाँ जो अंतिम बिंदु है उसका क्या नाम है? इसका अंतिम बिंदु का नाम है व्लादिवोस्टक। व्लादिवोस्टक, व्लादिवोस्टक। और ये जो रेल मार्ग है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ये आपके शुरू हो रहा है पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग से। और यहाँ आपका प्रशांत महासागर आ जाता है वापस। तो यहाँ प्रशांत महासागर के तट तक, प्रशांत महासागर के तट तक जो चीज आपकी आती है वो आती है व्लादिवोस्टक। और सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आगे बात करें आपके जल मार्ग की, तो देखो जल मार्ग क्या होता है, जल मार्ग किसे कहते हैं, जरा सोच के बताओ। सोचो अपने दिमाग में कि जल मार्ग क्या होता होगा, किसे जल मार्ग की संज्ञा देते हैं, या जल मार्ग किसे कहा जाता है? बताओ। देखो, जल मार्ग का मतलब ये हुआ कि जो आपके जल के अंदर व्यापार होता है या जल के माध्यम से आवागमन होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये दो प्रकार का होता है, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। ऐसा जल मार्ग जो एक ही देश के मध्य हो, अंतर्देशीय जलमार्ग। दूसरा है समुद्री जलमार्ग, जो कहाँ हो? समुद्री जलमार्ग, समुद्र के माध्यम से होता हुआ हो। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। देखो, जो नदियां और झीलें जो होती है उसका उपयोग अंतर्देशीय व्यापार के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग की बात करें तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, और अफ्रीका में आपकी नील नदी जो है वो आपके अंतर्देशीय जल मार्ग का व्यापार है। अंतर्देशीय का जल मार्ग का मतलब है, जैसे मान लो ये यहाँ पे कोई देश है और इस देश में इस तरीके से ये नदी बह रही है, तो इस नदी के अंदर नाव जहाज पानी के चलाना करना, तो ये देश की सीमा के अंदर ही हो रहा है। और इस तरीके का जो व्यापार होता है या इस तरीके से जो जल मार्ग बने होते हैं उसे बोला जाता है अंतर्देशीय जल मार्ग बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्य व्यापारी माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े हुए होते हैं। और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन की बात करें तो एशिया में आपका सिंगापुर। पतन का मतलब क्या होता है पता है? देखो, आपके मैं ऐसे कहूँ कि जहाँ पे जहाज रुक करके अपने सामान को बाहर निकालते हैं और उसके बाद में जो स्थलीय स्थान है वहाँ पे उस चीज़ को भेजते हैं, उन सामान को भेजते हैं, उसको बोला जाता है पतन। और एशिया में कहाँ पे पतन है? तो आपकी सिंगापुर एवं मुंबई के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका में बात करें तो न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस के अंदर बने हुए। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहाँ पे। और अफ्रीका में डरबन, अफ्रीका की कौन सी सिटी? डरबन सिटी के अंदर बना हुआ है और केप टाउन के अंदर बना हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, और यूरोप के अंदर लंदन में बना हुआ है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें। एशिया में कहाँ? सिंगापुर और मुंबई। उत्तरी अमेरिका में कहाँ? न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस। और दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एंड केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, जो जहाँ आपके
पतन बने हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं अंतर्देशीय जल मार्ग। ये तो हो गया अंतर्देशीय जल मार्ग, एक ही देश की सीमाओं के अंदर हो रहा है तो अंतर्देशीय जल मार्ग, और एक ही देश की सीमा से बाहर होता है या फिर समुद्र के माध्यम से होता है तो उसको बोला जाता है समुद्री जल मार्ग बोला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके वायु मार्ग की। देखो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित ये परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा है। तो ध्यान रखना कौन सा आपका यातायात है जो सबसे अधिक महंगा है। तो परिवहन का साधन जो आपका वायु मार्ग है जो सबसे महंगा है। देखो वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तापमान से कुप्रभावित होता है, और यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से यहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थिति में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। देखो अगर कोई अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पे आपको आपातकालीन सेवा उपलब्ध करवानी है तो वहाँ पे आपके इस तरीके के वायु मार्ग का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन की बात करें तो आपके कहाँ पतन है? दिल्ली के अंदर है, मुंबई के, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड काहिरा के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्र, टीवी चैनलों के नामों को देखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं संचार की। तो दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। देखो संचार क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो समाचार पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है आपकी संचार। जैसे देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये चीज़ आपके पास में पहुंच रही है, और किसके माध्यम से पहुंच रही है इसको बोला जाता है संचार। तकनीकी के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। और नेक्स्ट अगर अपन देखें तो समाचार, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसके लिए इसको जनसंपर्क कहा जाता है, यानी संचार के माध्यम से आप बहुत से लोगों से जुड़ जाते हो, उसको आपका जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फोन के द्वारा बतौर टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं बल्कि अपितु अपने हमारा जीवन अधिक सुख में भी बन गया है। अब हम घर बैठे रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल तक के टिकट बुक कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच में, लोगों एवं सेवाओं तक संसाधनों संस्थाओं के बीच में तीव्र से आसानी से संपर्क संभव होने के कारण वृहत विश्व समाज के रूप में विकसित हुआ। तो देखो संचार के साधन देखो, पहले जब अगर अपन प्रारंभिक मानव की बात करें तो वो आपस में एक दूसरे से बात करके अपनी बातचीत करते थे। फिर कबूतरों और कुछ ऐसी चीज़ें आई जो नाटकबाजियाँ और कठपुतलियों जैसे हुई। फिर देखो पहले क्या होता था, बातचीत का माध्यम होता था, बातचीत करते थे। फिर कबूतर, कठपुतली, इस तरीके से। उसके बाद में डाक, उसके बाद में आपका अखबार, और वर्तमान में ये सारी चीज़ें का लैपटॉप, फ़ोन, टेलीफोन, टीवी, ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं वो बदल गई। और यहाँ पे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्या दे रखे हैं, हवाई पतन और समुद्री पतन दे रखे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ज़्यादा कोई इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, आप यहाँ पे ये लाइनें देख लेना। और यहाँ पे आपके ये प्रतीक दे रखे हैं, ठीक है ना, ये प्रतीक दे रखे हैं।
इन प्रतीक के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपके अभ्यास प्रश्न आ गए। तो परिवहन के प्रकार कौन कौन से भाई? तो परिवहन के कौन कौन से प्रकार है? देखो परिवहन के कितने प्रकार है। एक तो आपका आ गया सड़क परिवहन, दो नंबर पे रेल, उसके बाद में हवाई, उसके बाद में जल। ठीक है, बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो देखो बस्ती का क्या मतलब है? देखो बस्ती का मतलब होता है जहां लोग रहते हो, जहां लोग रहते हो। ठीक है, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप बताइए। तो ये मैं नहीं बताऊंगा कि भाई गाँव के लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, ये वगैरह सारी चीजें आपको लिखनी है। रेल मार्ग के किन्हीं दो गुणों को बताइए। देखो कम खर्च यात्रा और दूसरा समय की बचत। ठीक है, संचार से आप क्या समझते हैं? एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, उसको संचार कहते हैं। जन संपर्क का माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? तो जन संपर्क का माध्यम है आपका संचार। ठीक है, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? देखो टेलीफोन है, पुस्तक है, बट मेज नहीं। इनमें से कौन सा सड़क भूमिगत निर्माण है? देखो भूमिगत निर्माण आपका सबवे है। ये तो एक्सप्रेस वे अलग चीज़ है और फ्लाई ओवर अलग आपकी चीज़ बन जाती है। जो ऊपर बनी होती है उसको बोलते हैं फ्लाई ओवर। ठीक है, और किसी द्वीप तक पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात आपके लिए उपयुक्त रहेगा? तो किसी द्वीप पर पहुंचना है तो द्वीप पर आप जहाज लेके पहुंच सकते हो। और दूसरी बात यह है कि ये द्वीप होता क्या है? और द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों ओर पानी घिरा हुआ हो, जिसके चारों ओर पानी घिरा हुआ हो उसको कहते हैं आपका क्या चीज? द्वीप कहते हैं। ठीक है, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? देखो बस भी प्रदूषित करती है, हवाई जहाज भी करती है, लेकिन साइकिल नहीं करती। उसके बाद में निम्नलिखित स्तंभों को सही से जोड़िए। इंटरनेट, इंटरनेट क्या करता है भाई? संचार का माध्यम। सघन बस्ती, आसपास निर्मित जो घर होते हैं वो आपकी सघन बस्ती। नगरीय बस्ती, नगरीय बस्ती में जहां लोग उत्पादन एवं क्षेत्र में संबंधित कार्य करते हैं। और नहर मार्ग क्या कहलाता है? अंतरदेशीय मार्ग। और सिल्ट मकान कौन से होते हैं? ऊंचे बने हुए मकान होते हैं। ठीक है ना, पानी से बचने के लिए जो ऊंचे मकान बनते हैं उनको सिल्ट मकान कहा जाता है। तो थोड़ा समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आज विश्व सिमटता जा रहा है। बिल्कुल सिमटता जा रहा है, क्योंकि ज्ञान क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी आ रही है, अत्याधुनिक तकनीकी आ रही, तकनीकी के कारण विश्व सिमटता जा रहा है। अपनी अपनी सिर्फ मोबाइल से तक ही सीमित रहते हैं, बाकी कौन क्या कैसा किस तरीके से है कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अध्याय है 8वां, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश। तो ज़्यादा तो लंबा होगा नहीं, क्योंकि पहले जो अपने पाठ पढ़ रखा है उसका सामान्य जानकारी और सामान्य परिचय तो शायद आपको आ रहा होगा। तो ये कोई इतना हार्ड नहीं है। मिलेंगे आपके 8वें अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। ठीक है, ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।